नमस्कार दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा था हिंदी और हिंदी में टॉपिक चल रहा था वर्णमाला। तो हमने दोस्तों कल वर्णमाला पढ़ी और वर्णमाला में हमने देखा पिछली क्लास में स्वर और व्यंजन। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं हमारे, उसके भी आगे कई भेद हैं। स्वर भी दोस्तों कई प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में है। तो हमने दोस्तों याद रखना, स्वर की 7 कैटेगरी हम पढ़ेंगे। 6 या 7 कैटेगरी है, लेकिन आप स्वर की 7 कैटेगरी पढ़ेंगे। 7 कैटेगरी में कल हमने एक कैटेगरी पढ़ी पिछली क्लास में, उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से स्वर, ये हमने पढ़े दोस्तों कल। 3 प्रकार के स्वर थे उच्चारण की दृष्टि से। एक था लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, एक था दीर्घ स्वर और एक था प्लुत स्वर। नंबर 1 ये कल की क्लास में बहुत अच्छे से हमने आपको बताया। आज बात करेंगे दोस्तों नंबर 2। नंबर 2 में याद रखना, एक होता है प्राणत्व। सर ये प्राणत्व क्या होता है? प्राणत्व में याद रखना, एक होता है प्राणत्व, 2 प्रकार का है। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। सर ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? अल्प आधा, महा बड़ा। अल्प प्राण याद रखना, जिसके उच्चारण में, जरा देखना सही दिख रहा है क्या पीछे, जिसके उच्चारण में हवा आधी या कम बाहर निकले। जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आधी हवा या कम हवा बाहर निकले, वो क्या है? अल्प प्राण। और महाप्राण क्या है सर? जिसके उच्चारण में फेफड़ों से पूरी हवा बाहर निकले, वो महाप्राण है। जिसमें हवा बहुत ज्यादा या पूरी मात्रा में बाहर निकले। अल्प प्राण, महाप्राण, प्राणत्व 2 होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। याद रखना, प्राणत्व के आधार पर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते ही नहीं। यानी कि ऐ से लेकर औ तक जितने भी स्वर हैं, वो सभी स्वर कौन से होते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण होते ही नहीं। महाप्राण वाला कंसेप्ट व्यंजन में पढ़ेंगे हम। किस में पढ़ेंगे? व्यंजन में। तो सर इसका मतलब मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने आ जाए बड़ा कंफ्यूज करने के लिए, क्या? निम्न में से अल्प प्राण स्वर बताओ। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, अल्प प्राण स्वर बताओ। आप पढ़ के नहीं गए, आपको गहराई का पता ही नहीं कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है। ऑप्शन दिया उसने आपको, पहला ए, दूसरा ओ, थर्ड ए और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है अल्प प्राण? है ही नहीं। इनमें कोई सा अल्प प्राण है क्या? या मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है? मैंने क्वेश्चन गलत लिखा। ये अगर ऑप्शन दे क्या, ये सभी, तो क्या आंसर हो गया? ये सभी। और अगर वो क्वेश्चन दे दे निम्न में से महाप्राण स्वर बताओ, और ऑप्शन यही दे दे, फोर्थ ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो समझ में आया? तो मैं आपको बता रहा हूं स्वर की कितनी कैटेगरी पढ़नी है आपको? 7। मैं इसे हटा देता हूं यहां से, वरना आपको ऐसा लगेगा कि सर हमें स्वर 7 क्या संख्या दी, दिमाग में घूमेगी ये चीज। तो स्वर के भेद समझ लो, स्वर के प्रकार समझ लो। कितने पढ़ने हैं? 7। 7 में पहला कौन सा पढ़ा? उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से क्या है? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और प्राणत्व के आधार पर क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण 2 होते हैं, लेकिन सारे स्वर क्या है दोस्तों? अल्प प्राण। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताते रहना। नंबर 3,
नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, जीभ के उच्चारण से। जीभ के उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि जीवा की उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार का होता है, ये मायने नहीं रखेगा। आपसे ये जो 3 कैटेगरी है ना, ये पूछी जाएगी। देखो, जीव के उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार का है। एक जीव का अग्रभाग, एक जीव का मध्य भाग और एक जीव का पश्च भाग। एक अग्रभाग, एक मध्य भाग। आपकी जो जीभ है ना, ये बहुत टेक्निकल रूप से बनी हुई है। जैसे आप अगर कुछ मीठा खाओगे तो आपके जीभ के सबसे अगले हिस्से पर ही पता लगेगा कि आपको मीठा लगा है। यानी कि अगर मैं सीधा चीनी उठा के अंदर डाल दूं और अगले जीभ का हिस्सा उससे टच ना करूं तो मुझे उसका टेस्ट ही नहीं पता लगने का। तो मीठे का टेस्ट, अगर ये आपकी जीभ है तो ये जीभ का जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग में मीठा पता लगेगा। फिर क्या पता लगेगा इस वाले हिस्से में? नमक। और सबसे पीछे क्या पता लगेगा? कड़वा। तो जीभ का खाने के आधार से भी 3 प्रकार है। इसी प्रकार हिंदी में भी स्वर के 3 प्रकार हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, बोल के देखो मेरे साथ, ए। अग्रभाग से बीच आवाज आई या पीछे से आई आवाज? पीछे से नहीं आई, बीच से आवाज आई। और ए के बाद ई में कहां से आवाज आई? अग्रभाग से। बिल्कुल अगली जीभ का जो हिस्सा है उस पे जोर पड़ा, यानी ई उ उ, अग्रभाग पे जोर पड़ा। और मध्य भाग है ए, बस एक ही है ए। और पीछे से आवाज कहां से आई? आ। देखो कहां से आवाज निकल के आई? आ के बाद अगर मैं बात करूं ए, ओ, औ, बोल के देखो मेरे साथ, जहां बैठा वहीं बैठ के बोल के देख, आवाज कहां से निकल रही है? पीछे से। आ, ए, ओ, औ। तो इसका मतलब कौन से भाग से आ रही है? पश्च भाग से। ए कहां से आई? मध्य से। ये हो गया मध्य भाग से ए। और अग्र भाग क्या है? अग्र, ई उ। ठीक है दोस्तों, देखिए तो दोस्तों अभी हमने जीव के उच्चारण की दृष्टि से स्वर पढ़ा। मैंने अग्रभाग लिखा, मध्य भाग, पश्च भाग। मैंने कहा बोल के देख। मैंने तेरे सामने लिखा ई, अगले पे जोर पड़ा ई। ऊ कहां से आ रही है आवाज? ऊ कहां से आ रही है आवाज? बोल के देख। अगले हिस्से से आ रही है आवाज या पीछे से आ रही है आवाज? पीछे से आ रही। तो मैंने तेरे सामने लिखा, तुझे तुरंत क्या कहना चाहिए था? नहीं सर, ये तो पीछे से आवाज आ रही। और ए और अ, बोल के देख। ए अ, कौन सी जीभ हिल रही? अग्रभाग। कौन सी जीभ हिल रही? अग्रभाग। तूने लिखना भी शुरू कर दिया, तूने देखा भी नहीं कि हाँ सर ए अ। तो मेरे भाई ऊ यहां नहीं आने का, यहां आएगा ए अ। और यहां क्या आना चाहिए? ऊ और औ। हालांकि आप लोग बोलने में परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदी शुद्ध बोलना अपने आप में बहुत टफ है। इंग्लिश बोलना आसान है, हिंदी शुद्ध बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप टेक्निक को समझोगे, 2 से 3 बार अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको बताया जीभ के उच्चारण की दृष्टि से स्वर, एक अगले हिस्सा जीभ का, एक मीडियम और एक सबसे पीछे का। तो ई बोल के देखो, बोल के देख। ई ए अगले वाले हिस्से में जोर पड़ा, ए बीच वाले का। आ कहां से आई आवाज? पीछे से। ऊ कहां से आई आवाज? पीछे से। ऊ कहां से आई आवाज? पीछे से। ओ कहां से आई आवाज? पीछे से। ओ कहां से आई आवाज? पीछे से। तो पीछे से आया तो पछवा। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें से मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। निम्न में से जीव के पश्च भाग से उच्चारित स्वर है। यह क्वेश्चन आ गया। पहला ऑप्शन है
सेकंड ऑप्शन ए, थर्ड ऑप्शन बड़ी, फोर्थ ऑप्शन ओ। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? ओ। यानी कि इतने तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। आ गया समझ में? बोल के देख लिया, बोल के देख लिया। क्या बोल के देखा? ई, ए आ, ऊ, ओ। क्लियर? समझ में आया? तो ये जो तीसरा पॉइंट है, इसी से दोस्तों मैं आपसे 20 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बना के पूछ सकता हूं। अगर आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर करोगे, आपसे कुछ नहीं होनेगा। और अगर एक बार आपने नोट्स तैयार कर लिए और 2 से 3 बार रिवाइज कर लिए, कोई हिंदुस्तान की बुक ले आओ, हिंदी की किसी भी राइटर की, क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे आंसर पे टिक लगाते चले जाओगे। क्लियर? चलो दोस्तों, नंबर 4 रोक। दोस्तों एक आपको याद रखना है, एक होता है ओ, ये वाला ओ, ये अंग्रेजी का वर्ड है, ये हमने अंग्रेजी से इंपोर्ट किया है। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर। लिखा ऐसे जाता है, उन्हें पता है लिखना ऐसे है, और वो क्या बोलते हैं, किसके जा रहा है? डॉक्टर के जा रहा हूं। डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता है। यानी कि अगर किसी के ऊपर ये चंद्र लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण जानते हो क्या होगा? ओ होगा। तो क्या होता है? डॉक्टर, न कि डॉक्टर। तो दोस्तों ये हमने अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पश्च भाग वाला ही, और याद रखो ये अगर आ जाए, ये जीव की कौन सी उच्चारण में आएगा? अग्र में, पश्च में, या मध्य में? ओ, पीछे से आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी आपने जहां लिखा वहां पश्च भाग में एक इसको भी लिख लो, ओ को। जो आपने अभी पश्च भाग मैंने लिखवाया, उसमें ओ को ऐड कर देना। सर ये ओ क्या होता है? अभी मैंने बताया, ये अंग्रेजी से लिया हमने। अभी मैं आपको सब बताऊंगा हमने विदेशी लैंग्वेज से कौन कौन से वर्ड कैसे कैसे इंपोर्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों? तो डॉक्टर नहीं होता, क्या होता है? डॉक्टर होता है। चलिए अब बात करते हैं, 3 हमने पढ़ लिए, नंबर 4 होठों की बनावट या स्थिति के आधार पर स्वर 2 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। एक तो होता है व्रतमुखी, एक होता है अवृतमुखी। अवृतमुखी, वृतमुखी को मैं गोलाकार भी बोल सकता हूं, और अवृतमुखी को मैं अगोलाकार भी बोल सकता हूं। देखना सही दिखाई दे रहा है क्या? अगोलाकार या वृतमुखी। अब होठों की बनावट के आधार पर एक वृतमुखी, एक अवृत। सर ये होता क्या है? याद रख, अभी बस आपको एक बार में हिंदी टफ लग रही कि सर आप तो बहुत डिटेल से पढ़ा रहे। मैंने आपकी एक वीडियो पहले से भी पढ़ी, वो भी देखी, उसमें आपने बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिया। वो तरीका होता है शॉर्ट में पढ़ने का। लेकिन मैं जो इस बार ये शुरू कर रहा हूं हिंदी की सीरीज, इसमें हम हिंदी जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो। यानी मैं ये मान के चल रहा हूं आपको बेसिक हिंदी में कुछ नहीं आता। ये आपको एक बार जोर पड़ेगा नोट्स बनाने में, कि मुझे नोट्स बनाने में सर बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा। यकीन मानना क्वेश्चन यही छिपे हुए हैं। आजकल एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, वो अंदर की गहराई से क्वेश्चन निकाल के ला रहा। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमने 100% पढ़ लिया तो हमें नंबर भी 100% दे के जाएगा। समझ में आया? तो वृत्तमुखी में याद रखना, जिसके उच्चारण में, लिख लेंगे हम नोट्स में। क्यों लिख लेंगे? ताकि रिवीजन के टाइम में हमें सब याद रहे। जिसके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, वो क्या है? वृत्तमुखी। और जिसके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, वो क्या है? अवृत्तमुखी। अब मैं आपके सामने बोलूं या आप खुद बोलो, ए, होठ गोल हुआ क्या? ए हुआ नहीं ना, तो लिख दो यहां ए। आ, होठ गोल हुआ क्या? नहीं, लिख दो यहां आ। अब मैं फिर कुछ गलत लिख सकता हूं, चेक करना क्या गलती मैंने की, मुझे बताना। ई, होठ गोल हुए क्या? ई, नहीं सर नहीं हुए। बड़ी हुए क्या? बड़ी नहीं हुए। ऊ, ऊ, होठ गोल हुए ना?
हुए ना ऊ, हाँ सर हुए हैं ऊ। मोबाइल का अपना कैमरा ऑन कर ले, फ्रंट उसमें बोल के देख, ऊ होठ गोल हुए क्या? हाँ हुए। तो ऊ क्या है? वृत्तमुखी। बड़ा ऊ हुए ना ऊ। ऊ के बाद क्या है? री की तो बात ही नहीं करनी, केवल 10 की बात करनी है, री की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ए होठ गोल हुए क्या? ए नहीं हुए सर। ए हुए क्या? नहीं हुए सर। ओ हुए क्या? ओ हाँ सर ओ में हुए। ओ में हुए क्या? ओ। और अगर याद रखना डॉक्टर वाला डॉक्टर आ जाए तो गोल हो रहे क्या होठ? ओ तो हो रहे हैं क्या नहीं? तो याद रखना वृत्तमुखी कौन कौन से हैं और अवृत्तमुखी कौन से हैं। अवृत्तमुखी की डायरेक्ट परिभाषा आ जाए, अवृत्तमुखी स्वर से क्या समझते हो? तो क्या समझते हैं अवृत्तमुखी से? क्या समझते हैं? जिसमें होठ गोल नहीं होते। अवृत्तमुखी क्या है? जिसमें होठ गोल हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? सर मुझे बार बार कंफ्यूजन हो रहा, क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब एक क्वेश्चन इतने जबरदस्त आ सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्वेश्चन करूं कैसे अगर कंसेप्ट मेरे पास ना हो। मैं आपके पास एक क्वेश्चन लिखता हूं, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? वृत्तमुखी स्वर बताओ। बस 1 सेकंड का क्वेश्चन, वृत्तमुखी स्वर बताओ। पहला ही ऑप्शन जालिम ने दे रखा ऊ, पहला ही ऑप्शन ऊ। सेकंड ऑप्शन ए, थर्ड ऑप्शन बड़ी ई दे रखा था और फोर्थ ऑप्शन आ दे रखा था। यह क्वेश्चन दे दिया, वृत्तमुखी स्वर बताओ। मुझे ये बताओ, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर 40 सेकंड मिल रहे तो मैथ को भी 40 सेकंड मिल रहे और हिंदी को भी कितने मिल रहे? 40 सेकंड। कितने सेकंड में आंसर आ जाएगा? अगर पढ़ के गए हुए नोट्स 2 बार, वृत्तमुखी ऊ लगाया चले आगे, कितने सेकंड बचा लिए? 34। 34 सेकंड किस में काम आएंगे? मैथ में। तो जिसकी हिंदी मजबूत है उसका मैथ मजबूत है, और जिसकी हिंदी कमजोर है उसका मैथ भी कमजोर है। समझ में आई ना बात? तो आज की क्लास में कितने पढ़ लिए हमने? नंबर 4। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में मैं बात बताता हूं आपको, नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पर स्वर। देखो सर ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी आपकी। आपने हिमेश रेशमिया सिंगर सुना होगा, सारी आवाज नाक से निकालता था, ठीक है ना? यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो हर सिंगर सा लगता, तेरा तेरा सरूर, जो भी गाने उसने गाए सब कहां से निकाल लिया हवा? नाक से। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनकी हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनकी हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है। जैसे आपने देखा मैं जब हम बोलते हैं क ख ग घ अणे, अणे जब हम बोलते हैं तो न अणे की आवाज मुख और नाक दोनों से निकलती है। अभी हम व्यंजन की बात में करेंगे, अभी हम स्वर की बात कर रहे हैं। बस आप ये समझो, नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पर स्वर 2 तरीके के हैं। एक है दोस्तों निर्नुनासिक और एक है अनुनासिक। एक अनुनासिक और एक निर्नुनासिक। सर ये अनुनासिक क्या है? जिनके उच्चारण में, ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपकी किताब में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट पेपर में आया हुआ। अनुनासिक स्वर से आप क्या समझते हो? यहां ध्यान दे, बाद में लिखना तू भी। पहले हेडफोन तूने लगा के इसे सुन के नोट्स बना, ये बाद में, पहले दिमाग में सेट कर। क्या सेट कर? अनुनासिक, जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, वो क्या है? अनुनासिक। तो अनुनासिक की डेफिनेशन ही पूछ लेगा तेरे से, वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो विलन है तेरी जिंदगी का, जो पेपर बना रहा हो कुछ भी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा वो? अनुनासिक से क्या समझते हैं? जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख से बाहर निकलती है वो सब अनुनासिक है। सर निर्नुनासिक क्या है? जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलती है, वो सारे क्या है? निर्नुनासिक। सारे ए, ई, उ, ये सारे जितने स्वर हैं आदि, ये सब निर्नुनासिक ही है। सर फिर ये अनुनासिक कौन सा है? याद रखना, ये अनुनासिक है।
क्या है ये? चंद्र बिंदु। जैसे अगर आ गया ए खाली, तो ए क्या है? निर्णुनासिक। और अगर ये आ जाए चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? अनुनासिक। तो जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया वो सारा क्या बन गया? अनुनासिक। जैसे ई, ये क्या बन गया? अनुनासिक। तो चंद्र बिंदु अगर लगा हुआ आ गया तो क्या बन जाएगा? अनुनासिक। और चंद्र बिंदु के बिना क्या है? निर्णुनासिक। अनुनासिक क्या है इसकी भी परिभाषा समझ में आ गई, और निर्णुनासिक क्या है इसकी भी परिभाषा समझ में आ गई। टाइम लगेगा दोस्त वर्णमाला में, लेकिन गारंटी है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी बुक में ना हो। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आपको थोड़ा समय लगे, आप आराम से नोट्स बनाओ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।